हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18। बेसिकली प्ली ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग। सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक कंप्लीट सेट है जो कि है सेक्शन 15 to 20 और 21 to 25, ये हमारा 3 हेड्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बाद में फर्दर 2 हेड्स में डिवाइड करेंगे। जो कि सबसे पहले हमारे जो 2 हेड्स हैं वो कॉमनली जो लॉ में डिवाइडेड हैं उसको सबसे पहले बोलते हैं पर्सनल एक्शन। पर्सनल एक्शन मतलब ट्रांजेक्टरी, जो कि ट्रांजेक्शन के अंदर होते हैं। और सेकंड जो हमारा आता है रियल एक्शन। रियल एक्शन का मतलब लोकल एक्शन। तो उसके अंदर हमारे जो 3 फर्दर हेड्स हैं, जो कि सबसे पहला आता है कि पर्सनल एक्शन, ठीक है, सेकंड आता है रियल एक्शन और थर्ड आता है हमारा मिक्स्ड एक्शन, जिसकी आपको ब्रीफ में नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो ये हमें बताता है कि सेक्शन 16, 17 एंड 18 ये हमारा रियल एक्शन पर डिपेंड करता है, जो कि हमारा रियल एक्शन होगा। और सेक्शन 19 to 20 ये हमारा डिपेंड करता है पर्सनल एंड मिक्स्ड एक्शन में। पर्सनल एक्शन कौन से हो गए हमारे, मिक्स मतलब पर्सनल और दूसरों के जो मिक्स होते हैं वो हो गए मिक्स्ड एक्शंस में। तो वो सेक्शन 19 और 20 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 15 को, अगर आपके पास बेरेट है तो बेरेट की लैंग्वेज को रीड कीजिएगा, जो कि बताती है प्लेस ऑफ सुइंग। तो उसका मतलब ये है कि आपको सूट कहाँ डालना चाहिए। जो सिविल सूट है सीपीसी 1908 के, तो वो सूट डलेगा कहाँ पे। तो सबसे पहले वो बताता है कि लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट में सीपीसी का सूट जाएगा। लोएस्ट ग्रेड मतलब जो भी आपके जुरिस्डिक्शन की लोएस्ट ग्रेड होगी कोर्ट की, जो भी आपके सूट की लोएस्ट ग्रेड होगी वहाँ वो जाएगा। तो वो डिसाइड कैसे होगी, वो होगी आपके सूट के क्लेम से, आपके सूट से। आपका ये मतलब नहीं है कि आप हायर कोर्ट में या हायरार्की में जो अपर लेवल की कोर्ट है वहाँ जाकर आप सूट डाल देंगे, वहाँ आप नहीं जाएंगे, आप लोएस्ट ग्रेड में ही सूट डालेंगे। लेकिन उसके लिए बेसिक पॉइंट ये है कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट ग्रेड की। फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि अगर आपने जो सूट है वो अगर हायर कोर्ट में डाल दिया, मान लीजिए कि अपर लेवल कोर्ट में डाल दिया, तो क्या होगा वो, तो वो क्या इलीगल हो जाएगा? नहीं, वो इलीगल नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। सॉरी, इनवैलिड नहीं, इरेगुलरिटी आएगी उसमें, उसको इरेगुलर सूट बोला जाता है। नोट कीजिएगा कि अगर अपर ग्रेड का जो सूट होगा, अपर ग्रेड कोर्ट में अगर चले जाओगे आप उस लोअर ग्रेड के सूट को लेकर, तो वो हाई कोर्ट का जो सूट है वो इरेगुलर हो जाएगा। इरेगुलर तो हो जाएगा लेकिन वो इनवैलिड नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमारे पास एक अथॉरिटी है, आर्य सभा वर्सेस देवराज, 1963 की है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। नोट कीजिएगा, आर्य सभा वर्सेस देवराज 1963 हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा। इसमें क्या हुआ था कि जो सुपीरियर कोर्ट है उसने कॉग्निजेंस ले लिया था सूट का और उसने डिसाइड कर दिया। तो वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि वो इलीगल नहीं है, वो इरेगुलर है। इरेगुलर भी है, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने ले लिया, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो सेट राइट होगा, सेट असाइड नहीं होगा वो किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज करते हुए उस कोर्ट को कॉग्निजेंस ले ली थी और उसको डिसाइड किया था। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि जो हमारे सेक्शन 15 में गिवन है जुरिस्डिक्शन की प्रिंसिपल्स हैं इसके कुछ प्लेस ऑफ सुइंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि सबसे पहला है टेरिटोरियल, पेक्यूनरी और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर। टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, इन 3 पॉइंट्स के बेस पे हम अपनी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक मेजर पॉइंट आता है जो कि हमारी ऑब्जेक्ट की बात करता है सेक्शन 15 के, कि जो ये बोलता है कि लोएस्ट ग्रेड में जाना चाहिए। क्यों? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ताकि हायर ग्रेड है जो कोर्ट्स की उस पर बर्डन ना हो जाए। वरना आप तो यही चाहेंगे कि हमारा कोर्ट भाई हायर कोर्ट ही सुने, लोवेस्ट कोर्ट में हम जाए ही ना। हम क्यों जाए लोअर कोर्ट में, हम हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज हमारी बात सुने। अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर बर्डन ऑफ केस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो तो सुन ही नहीं पाएगा आपकी बात, तो लोअर ग्रेड खाली हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा सेक्शन 15 क्लियर करता है कि आपको सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड में जाना चाहिए, वही आपकी कॉम्पिटेंसी है, वही आपकी लीगल जुरिस्डिक्शन है। फिर उसके बाद आप सपोज कीजिएगा कि सपोज इफ ए plaintiff goes to a lower court and it does not have a pecuniary limit, then and if he goes to a higher court then he refers them to a lower court। तो पेक्यूनरी लिमिट उसकी लोअर कोर्ट की थी और वो हायर कोर्ट में चला जाता है, तो हायर कोर्ट उसको क्या करेगा? हायर कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही वो डिसमिस करेगा, वो उसको नीचे लोअर कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। उसको बोलते हैं रेफर, उसको बोलते हैं
इट्स नॉट अ रिजेक्शन बट इट इज़ अ रिटर्न ऑफ एप्लेंट, वो रिटर्न हो जाएगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर 7 रूल 10 इसको डील करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ अ प्लेंट इज डिसाइड द पेक्यूनरी लिमिट, देन व्हाट इज द रोल ऑफ द कोर्ट? देन द डिफेंडेंट कैन चैलेंज एंड द कोर्ट इटसेल्फ आल्सो कैन चैलेंज इट, एंड देन देयर विल बी रिटर्न टू द प्लेंट। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। मान लीजिए कि एक प्लेंटिफ है, मैं प्लेंटिफ हूँ, और एक एक्स पर्सन या वाई पर्सन डिफेंडेंट है। मैं अपनी तरफ से पेक्यूनरी अपनी लिमिट डिसाइड कर देता हूँ, अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर देता हूँ कि मैं दिल्ली में ना डालकर मैं गुड़गांव डालता हूँ केस। तो डिफेंडेंट जो एक्स पर्सन है, उसकी पास पावर है, उसकी अथॉरिटी है उसके पास कि वो अपना कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए, कोर्ट को बताए कि सर इसकी पेक्यूनरी लिमिट और जो जुरिस्डिक्शन है वो इस कोर्ट की नहीं है, वो दिल्ली की है। तो कोर्ट उसको वहाँ से रेफर कर देगा या उसकी वहाँ से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, उसको बोलेगा प्लेंटिफ को कि आप अपनी जो प्लेंट है, जो आपकी कंप्लेंट है, वो दिल्ली लेकर जाइए। तो बेसिकली ये था हमारा सेक्शन 15। अब हमारा फर्दर आगे टॉपिक आता है सेक्शन 16 का, जो कि हमारे अगर बेरेट आप रीड करें तो वो बोलता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। क्या मतलब कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है वहाँ पर आप सूट डालेंगे। सब्जेक्ट मैटर जैसे कि पेक्यूनरी लिमिट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे। तो अब हम अगर आपको डिस्कस करें तो सेक्शन आप 6 रीड कीजिएगा इसके साथ, जो कि आपको पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रेड विद सेक्शन 16, सेक्शन 6 रेड विद सेक्शन 16, और जो सेक्शन 6 है हमारा, वो सेक्शन 16 को ओवरराइड करता है। ये बात याद रखिएगा आप, जो सेक्शन 6 है, क्योंकि वो डिफाइन करता है हमें कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है क्या। वहाँ से आप रीड करते हैं सेक्शन 16 को, जो कि आपकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट डालने को बताता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें बात होती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी सीपीसी में कहीं डिफाइंड है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का टॉपिक है, वो सीपीसी में डिफाइंड तो है नहीं, तो उसके लिए हमारा जो सेक्शन 2 है, क्लॉज 13 है उसका, वो हमें बेसिक से एक सिंपल सी बात बताता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली दिस इज डील्ड इन सीपीसी। सिर्फ ये बात बताता है। तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड कहाँ पे है? जैसे कि आप लेके चलेंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है, टीपीए में डिफाइंड है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइंड है। इन 3 जगह पे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइंड है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है। जनरल क्लॉजेस एक्ट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3 क्लॉज 26। वो हमें बात बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। वो बोलता है कि जो लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और टू अराइज बेनिफिट फ्रॉम दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो भी आप बेनिफिट अराइज करते हैं उस लैंड से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो भी बेनिफिट अराइज होते हैं। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये भी हमें बात बताता है जनरल क्लॉजेस एक्ट। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और थिंग्स परमानेंट एंड अटैच टू द अर्थ फासन, जो फासनड है, फासन का मीन्स जो कि उगाई हुई है, जो कि आपने बाद में लगाई है अर्थ में, तो वो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है। फिर हमारा आता है टीपीए में। टीपीए जो है हमारा, वो बताता है कि टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि आप इसको रीसेल करते हैं, आप इसको निकाल लेते हैं प्रॉपर्टी से, बाद में डिटैच कर लिया जाता है। तो आप एक बात और बताइएगा, एक ध्यान से बात सुनिएगा जो इम्पोर्टेंट है। क्या जो वाटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है या मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि जो हमारी लैंड है उसके जो ऊपर होता है, लैंड के ऊपर होता है, वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील होता है। तो उसका एग्जांपल है जैसे वाटर, ठीक है, और जो लैंड से जुड़े होते हैं बेसिकली वो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 बात करता है। वो बताता है कि लैंड, बिल्डिंग राइट्स, हेरिटेटरी अलाउंसेस, राइट टू वे, फिशरी और एनी अदर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड आर कवर्ड अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट बात करता है। तो उसके बाद हमारे पास बात आती है कि जो सेक्शन 16 है उसके अंदर किस किस टाइप के मैटर्स जो हैं वो कवर होंगे। प्लीज़ नोट कीजिएगा, पॉइंट वाइज है।
सबसे पहला है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, ये हुआ हमारा सेक्शन 16 का फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है वो हमें बात बताता है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट पार्टीशन की बात करता है। और थर्ड पॉइंट सेल, फोरक्लोजर, रिडम्पशन। सेल, फोरक्लोजर, रिडम्पशन की बात करता है हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हमारा बात करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट्स टू और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा जो फोर्थ पॉइंट बात करता है वो बात करता है एनी अदर राइट्स और इंटरेस्ट की, जो कि हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं 3। उसके अलावा और कोई अदर आपका फर्दर राइट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके लिए भी आप सेक्शन 16 के अंदर जा सकते हैं। और रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज कवर्ड बोथ इन प्रॉपर्टी एंड पर्सन। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रॉन्ग होता है, वो जो भी अगर प्रॉपर्टी से है, बेशक वो पर्सन से है, तो भी वो हमारा इसके अंदर कवर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। और उसके बाद आता है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस्ट्रेन और अटैचमेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप पेरेट को भी रीड करेंगे सेक्शन 16 के, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप रीड करते जाएंगे, तो उससे आपको क्लियर होता जाएगा कि सेक्शन 16 जो है हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। और जो कि हमारे पास डिस्कस करते हैं कि जो भी आपसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अटैच्ड है, प्रॉपर्टी का रिकवरी है, रेंट है, और अपना सेल है, फोरक्लोजर है, रिडम्पशन है, डिटेंशन है, रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है और एनी अदर रिकवरी है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो हमारा सेक्शन 16 के अंदर कवर हो जाता है। अब हमारा पॉइंट आता है सेक्शन 17 का, जो कि अगर आप बेरेट को रीड करें, बेरेट की अगर आप हेडिंग देखें तो वो बताती है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका कि आपका कोई सूट है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो 2 जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी है वो मोहाली के अंदर भी आती है और चंडीगढ़ के अंदर भी आती है। 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, वो आपकी चंडीगढ़ भी आती है और मोहाली में भी आती है। और आपकी जो 2-3 एकड़ है वो चंडीगढ़ में है और बाकी 6-7 एकड़ मोहाली में। तो आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे, ये बड़ा इशू आ गया आपके लिए डिसाइड करने का। तो उसके लिए सेक्शन 17 हमें बताता है कि जो प्लेंटिफ है वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी दोनों कोर्ट में जा सकता है। बेशक वो चंडीगढ़ में चला जाए, बेशक वो मोहाली में चला जाए। ऐसा नहीं है कि मोहाली में अगर ज़्यादा है प्रॉपर्टी तो वो मोहाली में जाएगा, चंडीगढ़ में कम है तो वो वहाँ नहीं जा सकता। प्रॉपर्टी तो है, बेशक 1% है चाहे 99% है, वो वहाँ पे जा सकता है जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और जहाँ उसकी मर्जी है। लेकिन इसमें मेजर पॉइंट क्या आता है कि जो आपकी स्टैंप ड्यूटी होगी सूट डालने के लिए, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी की आपको वहाँ पे उस कोर्ट में जमा करनी होगी। जी हाँ, आपको उसी कोर्ट में सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, जो 10 एकड़ की 10 एकड़ है, उस कंप्लीट 10 एकड़ की जो आपकी वैल्यूएशन है, स्टैंप ड्यूटी है, वो आपको उसी कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका वहाँ पे सूट वो डलेगा। और सूट डल गया तो कोर्ट आप कोर्ट को बोलेंगे कि सर योर लॉर्डशिप की हमारा ये जो मैटर है, ये हमारा आपका जो कोर्ट है इसमें नहीं, हम इसमें डालना चाहते हैं। मोहाली में भी हमारी प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ में भी। तो वो कोर्ट उसको रीज़न को रिकॉर्ड करते हुए, आपकी स्टैंप ड्यूटी कंप्लीट देखते हुए उसको कंसिडर कर लेगी और आपका सूट वहाँ पे चल जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा सेक्शन 17। अगर आप इसकी बेरेट को भी लैंग्वेज को रीड करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 17 आपकी जो प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइडेड नहीं है, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, चाहे इस कोर्ट में या उस कोर्ट में, आप किसी मर्जी में जाकर वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सेक्शन 18 का, जो कि अगर आप बेरेट की हेडिंग को रीड करें तो वो बोलती है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेक्शन 18 कि मान लीजिए कि आपकी जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो अनसर्टेन है, आपका जो सूट है उसकी जुरिस्डिक्शन आपको पता ही नहीं लग रही कि आप चंडीगढ़ जाएं या मोहाली जाएं, तो फिर क्या करेंगे आप। उसके लिए सेक्शन 18 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि आपको क्लियर करता है कि अगर आपकी कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो अनसर्टेन है और आप किसी कोर्ट में डाल देते हैं, मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कोर्ट में जाना है, मुझे कहाँ जाना है, आपने वो मोहाली डाल दिया, मोहाली वो डिसीजन डिसाइड हो गया,
तो क्या वो इन बाद में अगर वो डिसीजन होने के बाद पार्टीज को पता लगता है, दूसरी अपोजिट पार्टी को या कोर्ट को भी पता लगता है कि भाई किसी भी रीज़न की वजह से किसी को पता लगता है कि जो ये अपना डिसीजन आया है ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी नहीं, तो फिर उस डिसीजन का क्या होगा? क्या वो सेटिस्फाइड हो जाएगा? नहीं। क्यों होगा सेटिस्फाइड? अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर मान लीजिए डिसीजन वैलिड है, ठीक है, अगर उससे पार्टीज के राइट इन्फ्रिंज हो ही नहीं रहे, ठीक है, पार्टीज को किसी तरीके का हार्म नहीं है, बस डिसीजन आना था, इस कोर्ट ने दे दिया चाहे उस कोर्ट ने, तो फिर क्या हो गया? वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप ये कोर्ट में जाते हैं तो कुछ कोर्ट की ड्यूटीज़ बनती हैं। वो ड्यूटीज़ क्या बनती हैं? सबसे पहला पॉइंट कि जो कोर्ट है उसको पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी है। सबसे पहला पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन फर्स्ट एलिज्ड, कि अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। दूसरा कि वो कोर्ट जो है उसको नोट करेगी कि हाँ ये अनसर्टेनिटी है और इसको मैं अनसर्टेनिटी ना होते हुए फिर भी मैं इस केस को डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास आया है। सेकंड पॉइंट ये होगा जिसको बोलेंगे कि द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, और उसके बाद आता है इट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट एंड देन डिस्पोज ऑफ द सूट। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है कि द डिग्री पास्ड बाय सच ए कोर्ट शैल बी वैलिड एंड लीगल एंड विल हैव द सेम इफेक्ट एज ए द प्रॉपर्टी वाज सिचुएटेड इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, कि अगर वो उसके बाद अगर डिसाइड करता है तो वो बिल्कुल 100% वैलिड हो जाएगा, कि ऐसा जो उसको इस तरीके से माना जाएगा कि जैसे वो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सूट डला था, उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता था। तो ये हमारी बात आती है सेक्शन 18 की। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका ये सूट जो है वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर मेजर पॉइंट है कि ये भी नोट कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करी तो फिर तो उसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि आप नोट कीजिएगा कि अगर वो स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वाज अनरिकॉर्डेड तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आता है सच डिग्री इज चैलेंज्ड एंड द एपेलेट कोर्ट बिकॉज इट इज पास्ड विदाउट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन द एपेलेट कोर्ट और द रिविजनल कोर्ट विल नॉट अलाउ दिस ऑब्जेक्शन बिकॉज दिस ऑब्जेक्शन वाज नॉट टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रायल, कि आपने ट्रायल के टाइम पे क्यों नहीं लिया वो ऑब्जेक्शन को, तो ट्रायल के टाइम पे क्यों नहीं उठाया आपने अपोजिट पार्टी ने उस ऑब्जेक्शन को? अगर वो अपोजिट पार्टी को इतना ही लगता था कि ये इन नॉन जुरिस्डिक्शन है कि कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ द सूट ही आप उस पॉइंट को उठा सकते थे। आपने नहीं उठाया तो आपकी मिस्टेक। तो बेसिकली अगर आप एक बात को समझें, लॉ हमेशा ये बोलता है सोते हुए इंसान की कानून कभी भी मदद नहीं करता। जो इंसान स्लीपिंग पर्सन है उसकी कोर्ट कभी हेल्प नहीं करता। अगर आप जागरूक हैं, आपको पता है अपने राइट्स का, तो ही कोर्ट आपकी मदद करता है। तो बेसिकली आज का लेक्चर था हमारा 15, 16, 17, 18 के ऊपर। आई होप कि आपको ये जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ जो भी लॉ जानने के इच्छुक हैं, ऐसा नहीं है कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं बल्कि जिनको लॉ पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए लॉ, तो आप अपने सभी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया पर मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने राइट्स के लिए अवेयर हो सकें। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग द लॉ।